Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today's lecture is about multiple regression using SPSS. We have taken example from the book, reference book, Sher Mohammad Chaudhry, and the problem number 11.14. Find least square regression line when x1, x2, and x3 three variables are given, from which one of them is definitely the dependent variable and other two are independent variables. So compute R square and then interpret the R square. This is SPSS file, and in variable view you can see three variables are defined here, x1, x2, x3. इन तीनों को पहले आपने यहाँ पर डिफाइन कर लेना है और तीनों का जो स्केल है वो मैयर जो है वो आपका स्केल होना चाहिए, ठीक है जी। अंडर द कॉलम ऑफ मैयर all three are scale type, and the length of numeric data is 8, decimal is 0. Since our all calculated values are, all given values are in whole numbers. So come to the data view. In this data, x1 is as a dependent variable, x2 and x3 are independent variables. So first of all, we will click on analyze, then regression, and then linear. In multiple regression, as you know that one is the dependent variable and two or more variables are taken as independent variables. Here we have x2 and x3, so both are taken as independent variables. So choose x1 and from right click it will be as the dependent variable, and x2 and x3 select both of them at the same time and choose as an independent variable. So next come on the statistics. Statistics में आप देखिए by default estimates भी क्लिक हुआ होगा और मॉडल फिट भी, आपने इनको चेक बॉक्स ही रहने देना है। और इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव्स भी आप इसमें क्लिक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव्स आपको इनके मीन वेरिएंसेस दे देगा x1, x2, x3 के बारे में, ठीक है जी। और उसके बाद आपने यहाँ से इसको कंटिन्यू कर देना है। प्लॉट्स में आप इसमें अगर एजम्पशंस को वेरीफाई करना चाहते हैं तो रेजिड्यूल्स जो है वो नॉर्मल होने चाहिए। तो आपने प्लॉट्स में जाकर z प्रिडिक्टेड वैल्यूज, इसको आपने एक्स एक्सिस पे ले लेना है, ठीक है। ड्रैग करके भी आप ला सकते हैं, और z रेजिड्यूल्स को आपने y में ले लेना है, ठीक है। हिस्टोग्राम और नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट, इनमें से आपने नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट को भी क्लिक कर देना है, देन कंटिन्यू। ये आपके डायग्नोस्टिक्स हैं, आपको ये बताएंगे कि आपका मॉडल विजुअली आपको ये बताएंगे कि कितना बेहतर फिट हुआ है, ठीक है जी। कंटिन्यू करके आपने अभी क्लिक नहीं करना ओके पे, हम ये चाहते हैं कि इसके रेजिड्यूल्स भी यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएं, ठीक है जी। तो सेव में जाएंगे और यहाँ पर रेजिड्यूल्स भी आप SPSS की फाइल में प्रिंट करा सकते हैं और प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ को भी, ठीक है जी। तो सेव में जाके अनस्टैंडर्डाइज प्रिडिक्टेड वैल्यूज़, इसको भी चेक बॉक्स कर दीजिए, और रेजिड्यूल्स को भी आपने अनस्टैंडर्डाइज में चेक बॉक्स कर देना है। तो आपके दो कॉलम्स जो हैं वो आपकी वर्कशीट पे बन जाएंगे। यहाँ से आपने इसको कंटिन्यू किया एंड देन फाइनली ओके, ठीक है जी। आउटपुट विंडो जो है वो आपकी ओपन हो गई है, आउटपुट इसमें प्रिंट हो रही है, ये आ गई आपकी आउटपुट। डिस्क्रिप्टिव्स में आपको x1, x2, x3 तीनों के अगर आप देखें तो फर्स्ट कॉलम में आपको ये मीन नज़र आ रहे हैं, दूसरे कॉलम में आपको तीनों के स्टैंडर्ड डेविएशंस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और आपको ये पता है कि ये वैल्यूज़ जो हैं इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स होती हैं, तो तीनों की जो एंट्रीज है वो 666 में आ रही हैं काउंट। उसके बाद आपने कोरिलेशंस के अंदर देखना है कि डायगोनल में सब 1 है, क्योंकि हर वेरिएबल अपने ही डेटा के साथ एक्स एक्स के साथ, वाई वाई के साथ या एक्स टू के साथ 1 कोरिलेशन होती है। तो डायगोनल्स को आपने छोड़ देना है, आपने ये चेक करना है कि x1 आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, x2 और x3 इनके साथ इनकी कोरिलेशन कैसी है, ठीक है जी। तो अब आप इस टेबल में देखिए, कोरिलेशन के टेबल में आपने अगर हॉरिजॉन्टली x1 लिया है तो आप वर्टिकली x2 देखिए, तो ये 0.909 आ रही है, ठीक है, जो कि क्वाइट स्ट्रॉन्ग है। और इसी x1 और के सामने ही आप देखिए x3 के अंडर
0.931 ये भी स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब ये है कि डिपेंडेंट वेरिएबल x2 और x3 के साथ कोरिलेटेड है, इनकी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, तो ये एक गुड साइन है। उसके बाद आपने देखना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की आपस में कोरिलेशन तो एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपके पास कितने हैं? 2 हैं, x2 और x3। अब आपने x2 और x3 की कोरिलेशन इस टेबल में सर्च करनी है, तो अगर आप हॉरिजॉन्टली देखिए x3 और वर्टिकली देखिए x2, तो इसकी कोरिलेशन जो है वो 0.741 आ रही है, जो कि स्ट्रॉन्ग तो नहीं है लेकिन एग्जिस्ट करती है। तो मल्टी कोलिनियरिटी एग्जिस्ट तो कर रही है, लेकिन हम देखते हैं कि प्रॉब्लम कॉज़ करती है कि नहीं करती है। हम मॉडल फिर भी इसको फिट करके देखते हैं। अच्छा, उसके बाद आपका नेक्स्ट है मॉडल समरी। ये आपको बताता है कि आपका जो मॉडल फिट हुआ है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू जो कि इस क्वेश्चन में आपने फाइंड करनी थी, तो 0.974 है। ठीक है जी? तो यानी 97% वेरिएशन इन y कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द वेरिएशन इन x2 एंड x3। ठीक है? और एडजस्टेड आर स्क्वायर भी तकरीबन कुछ इतना ही स्ट्रॉन्ग है, 0.956, 0.96, तो 96%। एक्चुअली आप मल्टीपल कोरिलेशन में जब आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ज़्यादा होते हैं, तो आर स्क्वायर की बजाय हम एडजस्टेड आर स्क्वायर जो है उसको इंटरप्रेट कर लेते हैं। उसके बाद अनोवा है, अनोवा के बाद आप देखिए कि आपका जो मॉडल है उसमें कोएफिशिएंट्स के अंडर 3 वैल्यूज़ जो दी हुई हैं, आपका पॉइंट 064 ये वाई इंटरसेप्ट है, और x2 का कोएफिशिएंट 0.205 और x3 का कोएफिशिएंट 0.28 है। ये अब आप मॉडल हम इसको देखते हैं कि किस तरह लिखेंगे इसका। उसके बाद है जी ये चार्ट। अब आप ये चार्ट देखिए कि इसमें जो बिल्कुल एक आपको लाइन नज़र आ रही है, तिरछी लाइन डायगोनल में बनी हुई, ये अगर आपके स्कैटर्ड पॉइंट्स इन डायगोनल लाइन के अराउंड होंगे, इसका मतलब है कि आपका मॉडल अच्छा फिट हुआ है। अभी आप देखिए कि आपके 2 पॉइंट्स तो एग्ज़ैक्ट उसके ऊपर हैं, बल्कि 3 पॉइंट्स एग्ज़ैक्ट उसके ऊपर हैं और 3 ही ज़रा थोड़े से फासले पे हैं। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, जितने ज़्यादा दूर होंगे उतना ही रेज़िड्यूल ज़्यादा होगा, एरर ज़्यादा होगा। तो ये आपको बताता है कि मॉडल इज़ गुड। ठीक है जी। स्कैटर प्लॉट ये आपका ओरिजिनल डेटा था। नहीं, स्कैटर प्लॉट ये जो है आपका, ये हमने जाके वहाँ पे प्लॉट में इसको कंस्ट्रक्ट कराया था। अगर आप इसमें एक्स एक्सिस पे देखिए, तो रिग्रेशन स्टैंडर्डाइज्ड प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ हैं। ठीक है? इसके अगेंस्ट आपका रिग्रेशन स्टैंडर्डाइज्ड रेज़िड्यूल्स हैं। यानी प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ वाई हैट के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके रेज़िड्यूल्स हैं। तो ये आपका जो है प्लॉट, ये भी स्कैटर्ड है, एक बैंड की फॉर्म में है, तो इसलिए ये भी आपको शो करता है कि आपका मॉडल जो है वो बेहतर फिट हुआ है। ठीक है जी। तो एसपीएसएस में हमने इस तरह से अपने रिग्रेशन को फिट किया और आर स्क्वायर को इंटरप्रेट किया कि आर स्क्वायर जो है वो 0.97 है, यानी 97%। दोबारा हम अपनी पावर पॉइंट में जाते हैं, और पावर पॉइंट में देखिए कि इस तरह से हम वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे और डेटा एंटर करेंगे। और ये स्टेप 1 में आपने एनालाइज़ में जाकर रिग्रेशन और लीनियर को क्लिक किया, और नेक्स्ट विंडो में आपने वेरिएबल्स को सिलेक्ट कर लिया है, और फिर उसके रिजल्ट्स में आप देखिए कि मॉडल समरी 0.987 जो आपको यहाँ दिया हुआ है, ये एक्चुअली कोरिलेशन है। ठीक है? यानी कि 2 आपके वेरिएबल्स आपस में कितने कोरिलेटेड हैं वो आपको ये बता रहा होता है। ठीक है? लेकिन अभी हमने जो इंटरप्रिटेशन करनी है वो आर स्क्वायर की है, व्हिच इज़ 0.974 यानी 97%। या आप एडजस्टेड को भी देख सकते हैं 96%। यानी इतनी आपकी जो वेरिएशन है वो आपके मॉडल ने स्टडी कर ली है। और ये कोएफिशिएंट्स हैं, अगर आप इसमें मॉडल लिखना चाहें तो आप कैसे लिखेंगे, y हैट इज़ इक्वल टू 0.064। ठीक है जी। और ये जो वैल्यू है आपने प्लस के साथ लिखनी है 0.205, और इसका कोएफिशिएंट इसके साथ ही लिखेंगे x2, और फिर इसमें प्लस के साथ ये कोएफिशिएंट आएगा 0.28, और इसके साथ इसका जो वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल x3। ये आपका मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल है। तो इंटरप्रिटेशन आपकी ये है आर स्क्वायर की कि 97% रिवील्स दैट 98% ऑफ द 98 उसको राउंड ऑफ करके आपको कहा है, लेकिन एक्चुअली मेरे ख्याल है 97% ही है। 97% of the variability observed in y variable is explained by the regression model in which two variables x2 and x3 are independent variables, and it must be x1.
ओके, थैंक यू सो मच।